एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 विच इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है फर्म्स या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी आपकी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है या किन किन फॉर्म्स में होती है आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। So we have 3 forms here. First one is departmental undertakings, second one is public corporation बोल लो चाहे statutory corporation बोल लो, and last is government company. बट इस वीडियो में आज हम सिर्फ अपना फर्स्ट वाला ही कवर करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं एंड उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कहाँ सुटेबल रहती है ये, वो सभी आज हम पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, यानी सबसे ज्यादा पुरानी है। ठीक है, कंसिडर्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स है वो एक तरह से क्या माना जाता है कि गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, खुद की अलग से पहचान नहीं होती है, उसे गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट माना जाता है। वन मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एक चीज, चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अपनी स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी चीज इसको कंट्रोल करती है, इसके सारे फंक्शंस को, एक्टिविटीज को, इसमें कैसे फंड्स कहाँ कैसे क्या लगाना है, ये सभी चीज ये सब लोग जो है कंट्रोल करते हैं। उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो खुद कोई खर्चा नहीं करेगी, खुद कोई डिसीजन नहीं लेगी। जो भी डिसीजन लेना होगा वो जिस मिनिस्ट्री के अंदर या जिस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके भी अंडर वो वर्क कर रही होगी वही उसके सारे डिसीजंस लेगी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस। अभी आप देखो रेलवेज है, अभी कौन सी नई न्यू रेल आनी है या न्यू ट्रेन आ रही है, रेलवे थोड़ा ना सोचता है कि रेलवे के मन में आई उसके पास चलो पैसा हो गया एक्स्ट्रा, चलो एक नई ट्रेन निकाल देते हैं या एक नया प्लेटफॉर्म रेडी कर देते हैं, ठीक है, या न्यू वैकेंसीज निकाल देते हैं। ऐसा रेलवे कुछ नहीं करता है, या पोस्ट ऑफिस नहीं सोचता है कि चलो इस एरिया में ना एक भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं एक नई ब्रांच खोल देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके भी अंडर वो चीज काम कर रही होती है, जिसके भी अंडर में होता है वो डिपार्टमेंट, वही डिसीजन लेगा। ठीक है, अभी रेलवेज जो होगा उसमें कोई नया ट्रेन आना है या नया कुछ भी बनना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, ये नहीं कि वो रेलवे का कोई हेड आएगा और बोलेगा सीनियर ऑफिसर चलो आ जाओ पैसे हैं तो एक नई ट्रेन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की बात करते हैं अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। ऑपरेट कैसे किए जाते हैं या इन पे किनका कंट्रोल होता है, किसी भी एक मिनिस्ट्री का, जैसे कि आपकी रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, सेंट्रल किसी गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, किसी भी एक चीज का कंट्रोल जो है इन पर हो सकता है और वही डिपार्टमेंट या वही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगी, वही सारे डिसीजन लेगी कि क्या काम होना है और क्या काम नहीं होना है। नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी इसकी नहीं है, ये कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, अलग से बिल्कुल मतलब होता है ना एक इंडिविजुअल खुद की एग्जिस्टेंस, वो चीज नहीं है इसमें। कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का ही ये पार्ट है। ठीक है, खुद अलग से एक एंटिटी है, पहचान इसकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। फंड्स या फाइनेंस, पैसे कहाँ से आते हैं, इसको कहाँ से मिलता है फाइनेंस। अगर इसको कोई भी नया कुछ भी ब्रांच खोलना है या कोई भी ऑफिस खोलना है तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जब बजट आता है ना फेब में, तो उसी बजट में इन डिपार्टमेंट्स के लिए भी अलग से पैसा अलॉट किया जाता है। रेवेन्यू, यानी इसको जितना भी रेवेन्यू होगा यानी इनकम जो होगा इस डिपार्टमेंट को, उसका पैसा कहाँ जाएगा, डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, यानी रेलवेज जैसे कि है या पोस्ट ऑफिस है, इसको जितना भी अर्निंग्स होता है वो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है। उसको इंडिविजुअली कोई भी डिपार्टमेंट का हेड या कोई भी एम्प्लॉय खर्च नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, अब बात आती है इसके स्टाफ की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का जो स्टाफ है वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। यहाँ सिविल सर्वेंट से मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। अभी जैसे रेलवे में या पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनकी बोलते हैं ना हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, हम तो रेलवे में जॉब करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है। रिक्रूटेड एंड कंपेंसेटेड एज पर रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उनको रिक्रूट यानी जब उनको जॉब लगता है या फिर कॉम्पेंसेशन से इधर मतलब है उनकी जो सैलरी डिसाइड होती है वो कैसे डिसाइड होती है, कैसे उनकी भर्ती करी जाती है,
जैसे कि बाकी सभी सिविल सर्वेंट्स को यानी बाकी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जॉब लगती है, सेम वही रूल इन लोगों पर भी अप्लाई होते हैं कि प्रॉपर वही पेपर दो, टाइपिंग का टेस्ट हो तो टाइपिंग का टेस्ट दो, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू दो, ठीक है, जो भी चीज है वो सभी इनको टेस्ट जो है क्लियर करने पड़ते हैं, तभी जाके इनको जॉब मिलता है। और कॉम्पेंसेशन भी ये नहीं है कि आप ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो या आपने ज़्यादा आपकी पढ़ाई अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है तो ज़्यादा सैलरी मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कॉम्पेंसेशन सिविल सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड होता है रूल के अकॉर्डिंग वही उनको मिलता है। द वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ वन डिपार्टमेंट है। अभी ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये किसके अंडर काम करते हैं, किसका कंट्रोल होता है, किसी भी एक डिपार्टमेंट हेड का। जो डिपार्टमेंट का हेड है यानी मेन हेड होता है वो पूरी इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। यानी जैसे रेलवे है उसका जो डिपार्टमेंटल हेड है वो सारा रेलवे को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये खुद जो हेड है वो क्या करेगा, अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी जो मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम कर रहा है ना डिपार्टमेंट, वो जाके उसको जवाब देगा। अभी रेलवे में कोई स्टाफ या कोई भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तो डिपार्टमेंटल हेड रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए। आगे जब रेलवे में कोई लॉस हो रहा है या कोई भी गड़बड़ी आ गई है या किसी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आगे जो मिनिस्ट्री है उसमें इसको जवाब देना पड़ेगा। ये जो डिपार्टमेंटल हेड है, अकाउंटेबल मतलब होता है ना आंसरेबल, यानी कौन मेन जिम्मेदार होगा, कोई भी गलती हो जाए या कोई भी बात हो जाए तो उसके लिए, तो ये डिपार्टमेंटल हेड होगा, ये जाके आगे अकाउंटेबल होगा या रिस्पॉन्सिबल होगा। दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल केस अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेम क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि उनको सू किया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है इन डिपार्टमेंट्स में। यानी रेलवे से अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम उसके कंज्यूमर हैं, हम उसको मतलब उसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो हम उसे सू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। लेकिन किस तरह से केस फाइल कर सकते हैं, इन द सेम मैनर, सेम उसी तरह जैसे कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम गवर्नमेंट के या जो डिपार्टमेंट है आपका रेलवेज उसमें भी केस फाइल कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक शुरू है एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्या इसके एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। फर्स्ट आपका पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, ना के बराबर लीगल फॉर्मेलिटीज होती है क्योंकि है तो ये गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है ना, तो गवर्नमेंट खुद से ही क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करवाएगी। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन कराना किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखिए इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल से इधर क्या मतलब है, कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड अंडर डायरेक्ट एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। अभी देखो क्या है, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं। यानी इसमें जैसे कि अपने प्राइवेट ऑफिस में क्या होता है, जो सुपीरियर जो होता है वही सबऑर्डिनेट को लेकर डिसीजन लेता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, रेलवेज के केस में ऐसा नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कोई सुपीरियर नहीं लेगा, कोई मैनेजर नहीं लेगा, मेन जो डिपार्टमेंटल हेड है या आगे सेंटर से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है उसको सबको फॉलो करना होता है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी मैनेजर या कोई भी सबऑर्डिनेट सुपीरियर कोई भी अपनी तरफ से कोई रूल नहीं बना सकता। सेंट्रलाइज्ड से इधर मतलब है कि रूल जो सेंटर में बन के आगे वही सबको फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है इसकी परफॉर्मेंस पे। उसकी परफॉर्मेंस जो है डिस्कस होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की पार्लियामेंट में, तो उनका पूरा कंट्रोल रहता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स का बहुत अच्छे से यूज होता है। देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्यों, ऐसा रीजन क्या है इसका कि फंड्स को जो है घपलेबाजी नहीं होती और बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। बिकॉज इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं ये डिपार्टमेंट। पूरा हर चीज जैसे कि मैंने बताया था इस पॉइंट में डिस्कस होती है, उसकी परफॉर्मेंस के किस तरह से ये डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सभी चीज जो है पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है, जिसकी वजह से ये डर के मारे बोल लो या जो भी बोल लो कि परफॉर्मेंस आगे रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती है, उस चीज के कारण जो है फंड्स को अच्छे से यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब स्ट्रिक्ट ऑडिट कंट्रोल। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रॉपर जो है स्ट्रिक्टली ऑडिट किया जाता है।
जो देयर इज अ लेस रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स जो हैं उनका गलत मतलब फायदा ना उठाया जाए, या फिर क्या होता है जैसे कुछ टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो उस फंड्स का मिसयूज ना करें, यानी अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज ना करें, ऐसा चांस बहुत कम होता है इन डिपार्टमेंट्स में। क्यों? बिकॉज देयर अकाउंट्स आर स्ट्रिक्टली ऑडिटेड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इन अकाउंट्स को, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अकाउंट्स को प्रॉपर ऑडिट करती है, जिससे कि सब पता लग जाता है कि कौन कितनी किसने क्या गड़बड़ करी है, इसलिए कोई इस डर के मारे गड़बड़ करता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक रेवेन्यू। ये पॉइंट क्या कह रहा है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं इस चीज में कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। कैसे? अब ये डिपार्टमेंट्स कैसे हेल्प करेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने में? बिकॉज इट्स रेवेन्यू इज डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जितना भी ये पैसा या अर्निंग कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खजाने में। तो ये जो खजाने में जब पैसा जाएगा तो पैसा बढ़ेगा ही गवर्नमेंट का, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू ये इंक्रीज करते हैं, इसलिए पब्लिक रेवेन्यू कहलाता है, क्योंकि बाद में ये जो रेवेन्यू और पैसा होता है पब्लिक के वेलफेयर में ही यूज किया जाता है। 6 पॉइंट देखते हैं अब। 6 पॉइंट है आपका सीक्रेसी। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन इट्स एक्टिविटीज एंड इन एनी इंपॉर्टेंट मैटर, यानी ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है इसमें इजीली सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हो, ठीक है, उस चीज में सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। यानी सीक्रेसी से इधर मतलब है गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर ना जाए और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स तक या गवर्नमेंट के बीच में रहे और पब्लिक तक भी ना जाए, तो वो उस इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड मतलब इधर है रोक सकती है, मतलब अपने तक ही रख सकती है, आगे रिलीज नहीं करेगी उस न्यूज को। इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक के ही फायदे के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सीक्रेसी मेंटेन कर सकती है, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को रोक सकती है, उसे डिस्क्लोज नहीं करेगी। आगे देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अभी क्या डीमेरिट्स हैं इनके? फर्स्ट वन इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। अभी इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, इनफ्लेक्सिबल कैसे होता है इसका काम? बिकॉज दे वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पार्लियामेंट के कंट्रोल होता है इन डिपार्टमेंट्स पर, पूरा इनका परफॉर्मेंस डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। सो देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। सो मिनिस्टर जो है, अभी जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा है डिपार्टमेंट, वो मिनिस्टर या फिर उस मिनिस्टर के रिलेटेड जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो सभी इंटरफेयर तो करेंगे ही। क्यों इंटरफेयर करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है जब हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, सब चीजें डिस्कस होगी, तो सवाल इनसे ही पूछा जाएगा मिनिस्टर से, क्या बात है भाई, तुम्हारा डिपार्टमेंट इतना लॉस में कैसे जा रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ से तुमने ये बनाया था, ये चीज गिर गई या ये चीज फूट गई टूट गई, जो भी है जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। इसलिए ये मिनिस्टर्स या टॉप ऑफिशियल्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं इनके डिपार्टमेंट्स के काम में, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ये ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जो ऑर्डर दे दिया उसे फॉलो करना ही करना है, बहुत रिजिड हो जाता है एक तरह से, ये इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की तरफ बहुत कमी होती है। कैसे? अब आप बोलेंगे मोटिवेशन, अभी देखो गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना उसमें बच्चे पहले ही मोटिवेटेड रहते हैं, बस जब तक जॉब नहीं लगती कि जॉब लगेगी, पढ़ना है, ये करना है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, ऐसे रहूंगा, मैं बहुत काम करूंगा। जॉब लगते ही सब फुस हो जाता है, सब चीजें खत्म हो जाती है, सब लेजी और लेथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है। नो पावर टू यूटिलाइज इट्स रेवेन्यू, उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों होता है ऐसा। नो पावर टू यूटिलाइज इट्स रेवेन्यू, यानी ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये अपने रेवेन्यू को यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब इनकी फ्रीडम इनको इतनी नहीं है कि इनको जो अर्निंग हुई है, जो रेवेन्यू हुई है, उसको आगे आप यूज करो। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज रेवेन्यू इज डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू या जितना भी पैसा इनके पास आता है वो तो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी या खजाने में चला जाता है, तो ये कैसे यूज करेंगे? नहीं यूज कर सकते, इनके पास तो बचता ही नहीं है। सो नो इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड फॉर हार्ड वर्क। तो कोई भी अगर एम्प्लॉय है
जिसका गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि रेलवेज में है, और वो हार्ड वर्क करता है, बहुत दिन रात मेहनत करता है, भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के जाता है वो, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ओवर टाइम का वर्क नहीं मिलेगा, उसको जितना सैलरी है उसकी 40,000 है तो 40,000 मिलेगी, उसकी 80,000 है तो 80,000, उतनी सैलरी मिलनी है चाहे वो जितना मर्जी हार्ड वर्क कर ले। और प्रमोशन कैसे होते हैं? बेस्ड ऑन सीनियरिटी, जो जितना बड़ा होता है, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो है, मतलब ज्यादा सीनियर होता है वो पहले प्रमोटेड हो जाता है, जो एज में कम होता है या बाद में जिसकी जॉब लगी होती है वो बाद में प्रमोट होता है। हार्डवर्क पर कुछ नहीं है। अभी एक इंसान है, एक कोई भी एम्प्लॉय ले लो, वो 40 साल का है, ठीक है, और वो कुछ काम नहीं करता, लेकिन 30 साल का एम्प्लॉय है, वो इतना हार्डवर्क करता है ना, उसे डबल काम करता है, लेकिन वो 30 साल वाले को प्रमोशन नहीं मिलेगी, पहले वो जो 40 वाला है उसको जो है प्रमोशन मिलेगा। सो इसी कारण से ना मोटिवेशन की कमी आ जाती है, इसलिए वो बहुत कम मोटिवेटेड हो जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो इट इज डिफिकल्ट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, इसलिए इन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट है, समझ लो इम्पॉसिबल है। यमराज की तरह एक बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुर्सी पे बैठ जाते हैं और उठते ही नहीं है और ना कुछ ढंग से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अभी फाइनेंस लेकर ऑटोनॉमी या फ्रीडम उनको कुछ भी नहीं होती इन डिपार्टमेंट को। कैसे? नो पावर टू यूटिलाइज रेवेन्यू, जैसे कि पहले भी लिखी थी ये लाइन मैंने, कि वो अपने रेवेन्यू को, अपनी अर्निंग्स को यूज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, उनको कोई फ्रीडम नहीं है। रेवेन्यू जो है वो सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाता है। सो दे डू नॉट हैव एनी फ्रीडम टू यूज फंड्स ऑन देयर ओन। ठीक है, अगर उनके पास कोई प्लान है, प्लान फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सपोज एक रेलवे का ही कुछ डिपार्टमेंट पे उसको क्या है, कोई प्लान है कि जब अगर हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इससे अर्निंग हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, हम नई ट्रेन चला देते हैं यहाँ से कहीं पे भी, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया रेलवे डिपार्टमेंट ने कि हम नई ट्रेन चला देते हैं, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो ये डिपार्टमेंट ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपना फंड, जितना भी पैसा उनको, जितना भी अर्निंग होता है, वो अपनी मर्जी से, ऑन देयर ओन, यानी अपनी मर्जी से उसको यूटिलाइज कर सके। अभी गवर्नमेंट बोलेगी कि यहाँ पे ट्रेन चलेगी तो यहीं ट्रेन चलेगी, चाहे उसमें पैसेंजर ना जाए, गवर्नमेंट जहां बोलेगी वही चलेगी ट्रेन। अपनी मर्जी से वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई नया ब्रांच, कोई नया ऑफिस कुछ नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी फाइनेंस को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके कोई फ्रीडम नहीं होती इन डिपार्टमेंट्स में। फोर्थ आपका पॉइंट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब इनएफिशिएंट कैसे होता है इन ऑफिसेज में? These departments are managed by government officials, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। दे आर ओवरबर्डन्ड विद पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है इनको, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसर में कैसे फाइलों का ढेर लगा होता है ऊपर तक एकदम। स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर क्वेरीज ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री। अब इनके साथ क्या होता है, इनको अपना काम तो करना ही करना होता है, साथ में और समय वो किसमें बर्बाद जाता है उनका, पार्लियामेंट से या मिनिस्ट्री में, जैसे लेटर्स वगैरह आते हैं उनका प्रॉपर रिप्लाई वगैरह उनको टाइमली देना पड़ता है। जब आप कुछ काम कर रहे हो और इमीडिएट रिप्लाई वहां से मांगा है किसी मिनिस्ट्री ने या पार्लियामेंट में, तो अपना काम छोड़ के वो आपको देना ही देना है। ठीक है, एक तो पेपर वर्क इतना हो गया, ऊपर से इनका जो क्वेश्चन इतने ये लोग पूछते हैं, ऊपर से टॉप ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, उनका रिप्लाई देना होता है, और दे कैन बी ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम, कभी भी उनका ट्रांसफर हो जाता है ना। अभी आपको सोचो, आपको आपकी मम्मी ने बोला कि ये काम करो, ठीक है, आपको अब जैसे कि मम्मी सफाई का काम देती है रोज, तो वो आपका घर है, आप उसे अच्छे से साफ सफाई करोगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ दिन के लिए, जैसे कहीं पीजी में या किसी एग्जाम देने के लिए कहीं दूर चले गए, किसी और के घर में रहने लग गए, या फिर पीजी पे कहीं चले गए, वहां पे आपको क्लीन वगैरह सब कुछ करना है, आप वो मन से नहीं करोगे, आपको पता है यार 4 दिन रहना है, छोड़ना 4 दिन बाद तो यहाँ से चले जाना है, क्या मैं यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा रखूं, है ना। अपना घर होता है। तो ऐसे इनके जॉब में होता है, इनको ये पता है कि कुछ ही टाइम तो रहना है, छोड़ना, जो पेंडिंग वर्क पड़ा है पड़े रहने, मेरी तो ट्रांसफर हो जानी है, ये सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा होता है। सो दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, इसलिए उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो फील ही नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो एफिशिएंटली मतलब काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील नहीं होगी कि हमारा काम है और हमें ही करना है, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती ना, तब तक एफिशिएंसी भी नहीं आती, काम इंसान अच्छे से करता ही नहीं है। अभी जैसे कि कोई एम्प्लॉय की ट्रांसफर हो गया और पिछला एम्प्लॉय आया, ठीक है, वो पेंडिंग वर्क उसको बहुत सारा मिल गया, तो पहले ही सर दर्द हो रहा था देख के, अरे यार इतना सारा काम छोड़ गया, वो ट्रांसफर भाग गया, सारी जिम्मेवारी मेरे पर आ गई, है ना। तो ये वाली फीलिंग आने लग जाती है, बोर्डम सा हो जाता है कि शिट इतना सारा काम आ गया।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो लास्ट पॉइंट है इसमें रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग देखते हैं। डिले इन डिसीजंस ड्यू टू मच फॉर्मेलिटीज। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा फॉर्मेलिटी, ज्यादा लंबे प्रोसीजर की वजह से, ज्यादा फाइल वर्क की वजह से क्या होता है, डिसीजन में लेने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जैसे प्राइवेट कंपनीज में तो क्या होता है, किसी भी मैनेजर ने कुछ भी सोचा, ठीक है, वो फटाफट से उस काम को उसने कर लिया क्योंकि उसके पास वो काम करने की पावर है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें, तो यहाँ पे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनको फ्रीडम नहीं होती है कुछ भी कि अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया। उनको ऊपर तक टॉप ऑफिशियल्स तक जो भी है पहले क्वेश्चन पूछना पड़ता है, हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है और मेरे को ये चीज करनी है, क्या मैं कर लूं। जब वो चीज वहां से हाँ आएगा तभी वो काम परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है। तो रेड टेपिज्म यहाँ पे कैसे है, डिसीजंस आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क एंड प्रोसीजर। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, पूरा एक हर चीज का प्रोसीजर होता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ऑटोनॉमी, इतना ज्यादा पावर जो है एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाता किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए इन्हीं रीजन की वजह से, इन्हीं ज्यादा एक्सेस फॉर्मेलिटीज की वजह से क्या होता है, डिसीजन जो हमें लेना होता है वो हमें टाइमली हम नहीं ले पाते। हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है किसी डिसीजन को लेने में और फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के जो भी रिलेटेड काम होते हैं ना, हमेशा देर से ही होते हैं। चलो अभी देखते हैं सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ किस चीज के लिए कैसे सुटेबल है ये। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सुटेबल इन फॉलोइंग केसेस वेयर, वहां सुटेबल है जहाँ की सीक्रेसी की जरूरत है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती है, किसी को नहीं बताई जा सकती। जैसे डिफेंस, अभी ये चीज जो हम प्राइवेट हैंड्स में थोड़ा दे सकते हैं। बाई चांस किसी ने उनको पैसे खिला दिए प्राइवेट हैंड्स को, भाई इंडिया तो फिर पता नहीं किसी के कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जहां गवर्नमेंट कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग, अभी जैसे कि आपका डीडी दूरदर्शन जो चैनल होता है जिसमें न्यूज वगैरह आती है ना, प्रसार भारती वगैरह, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल जरूरी है, तो उन केसेस में भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ठीक सुटेबल रहती है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, ऐसे डिपार्टमेंट्स जब बहुत ज्यादा पैसे लगते हो, जैसे एयरक्राफ्ट, जहाँ मतलब गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ठीक है, वहां मैं बात कर रही हूँ, वैसे हम लोगों के पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। जब गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखी है वहां पे भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है सुटेबल है। आगे देखते हैं, अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, यानी गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, उस डिपार्टमेंट को भी जो है वहां पे भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही यूज करी जाती है या सुटेबल रहती है। जैसे रेलवेज, क्योंकि अब ये चीज भी जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू यानी अर्निंग्स होती है, वो चीज भी प्राइवेट हैंड्स में करी जाएगी, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से मिलेगा, गवर्नमेंट की इनकम कहां से होगी। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी तो होने चाहिए ना जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो। तो इसलिए ऐसे केसेस में जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से सुटेबल रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको नोट चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।